नए वीडियो अपडेट्स पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल, साथ ही हमारा Facebook पेज लाइक करना ना भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत स्पेशल टॉपिक है। आज हम लोग डेडलाइन के साथ जो भारत के आज़ादी के बाद जितने भी यहाँ इम्पोर्टेंट काम हुए आज़ादी के बाद, तो वो सारी चीज़ 1948 से लेके अब तक जितनी भी घटनाएं हुई, जितनी इम्पोर्टेंट चीज़ हुई, वो हर चीज़ को हम लोग एक एक चीज़ को, एक एक फैक्ट को पकड़ के हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। दोस्तों, ये जो टॉपिक है आपको किसी भी यूट्यूब चैनल में और मैं कहूँ तो डायरेक्टली किसी बुक में भी आपको ये एक साथ नहीं मिलेगी। मैंने एक डेडलाइन बनाया है डेट वाइज, जैसे 1948 हो गया, फिर 49 पे बात करेंगे और 1950 पे बात करेंगे। तो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ये, तो वो सब चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि 1947 के बाद जो है 1947 में भारत आज़ाद हो गया। उसके बाद जो क्या क्या बाधाएँ आई, क्या क्या समस्याएँ, उन सब चीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, इधर मैं डेडलाइन लिखा हूँ, इधर घटनाक्रम, मतलब जो भी चीज़ होगा मैं आपको एक एक करके बताते जाऊँगा। तो सबसे पहली बात देखते हैं हमें 1948 में। तो आज़ादी, जब भारत आज़ाद हुआ, तो आज़ाद होने के बाद माउंटबेटन ने एक ऐसा प्रस्ताव लाया, जो आखिरी हमारे जो वो थे वायस राय थे, माउंटबेटन थे। तो उन्होंने एक ऐसा प्रस्ताव लाया था जिसके हिसाब से भारत में उस समय जो है टोटल लगभग 565 रियासतें थी। अगर वो रियासतें चाहे तो भारत से मिल सकती थी और चाहे तो खुद स्वतंत्र रह सकती थी। उनको ये छूट दी गई थी माउंटबेटन योजना के तहत। तो ये क्या हुआ, ये भारत के अखंडता में एक सबसे बड़ी बाधा थी। तो इसको रोकने के लिए बहुत प्रयास किया गया और इस प्रयास के अंतर्गत सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो पूर्व आपका जो है उप प्रधानमंत्री थे, साथ साथ गृह मंत्री थे, और उनके साथ साथ वीपी मेनन को ये दायित्व दिया गया कि जो 565 जो रियासतें हैं उन सभी को आप कैसे भी करके भारत में मिलाइए। तो ऑलमोस्ट 565 में सभी रियासतें जो है कैसे भी करके तैयार हो गए। कुछ तैयार नहीं होते, उनको डरा धमकाकर और कुछ को अच्छे से मनाकर ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने मिलाते गया। लेकिन ये जो 3 रियासतें थी सबसे समस्या दे रही थी, उनमें से आपको जूनागढ़ हो गया और हैदराबाद हो गया और कश्मीर हो गया। तो ये आपका जो हो जाता है, ये जो 3 है बेसिकली बहुत दिक्कत दे रही थी। तो इनको कैसे मिलाया गया, तो जूनागढ़ का ये प्रॉब्लम था कि वहाँ की जितने भी जनता थी जूनागढ़ में, वो सब जो है हिंदू थे। और लेकिन वहाँ के जो राजा थे, उस समय जो राजा थे वो थे मुस्लिम। तो वो मिलना चाहते थे पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान उनको बहुत सारे ऑफर भी दिए हुए थे, लेकिन वहाँ की जनता जो है पाकिस्तान में जाना नहीं चाहती थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की सूझबूझ से वहाँ पे जनमत संग्रह हुआ और अंततः ये जो है जूनागढ़ जो है भारत का हिस्सा हो गया। उसके बाद दूसरी बात करते हैं हैदराबाद। तो हैदराबाद भी भारत की जो है आपको पता होगा हैदराबाद का लोकेशन। तो हैदराबाद जो अभी है उससे कहीं बड़ा था रियासत, जैसा कि भी हैदराबाद है। तो हैदराबाद जो रियासत उससे कहीं बड़ा था, तो एक होल की तरह हो गया था इंडिया के मैप में। तो ये जो है यहाँ भी जो है ये यहाँ के जो है शासक जो है इंडिया से ना इंडिया से मिलना चाहते थे ना पाकिस्तान से, ये खुद स्वतंत्र रहना चाहते थे। लेकिन यहाँ भरपूर प्रयास किया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन द्वारा, लेकिन अंततः यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे सैन्य कार्रवाई की गई, सेना को भेजा गया और जैसे भी लड़ झगड़ के यहाँ इसको हैदराबाद को मिलाया गया। उसके बाद आते हैं कश्मीर। तो कश्मीर की ये है, तो कश्मीर जो है ना पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था और ना ये इंडिया के साथ जाना चाहता था। तो ये यहाँ के जो उस समय जो राजा थे हरी सिंह, तो हरी सिंह पर पाकिस्तान के साइड से अटैक होता है कश्मीर पर। तो हरी सिंह मदद मांगने आते हैं इंडिया की तरफ। तो यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल ये बोलते हैं कि हम जो है मजबूर हैं, आपकी मदद तब तक नहीं कर सकते जब तक आप कश्मीर को हमसे ना मिला लेते। तो ऐसा उस समय जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का सूझबूझ चलता है और कश्मीर को जो है हरी सिंह अपने विलय पत्र से, मतलब रिटर्न में वो दे देते हैं
सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और इस तरह जो है विलय पत्र के माध्यम से कश्मीर का भी विलय हो जाता है। और बाद में बहुत सी घटनाएं होती हैं, इसका हम लोग स्पेशल टॉपिक पढ़ेंगे तब आपको मैं और अच्छे से बता दूंगा। तो ये सारी चीज़ हो गई, तो इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। जल्दी जल्दी से बहुत बड़ा क्लास ना हो जाए, इसलिए जल्दी जल्दी से एक एक चीज़ को मैं जल्दी बताऊँगा और सबको हम लोग खत्म कर दे जाएंगे। उसके बाद आते हैं तो 1948 में, तो उसी टाइम भारत की पहली औद्योगिक नीति, अब भारत जो है पूरी तरह बेसिकली जो है कृषि पर आधारित था, तो यहाँ पे कोई उद्योग वगैरह भी इतने बड़े नहीं थे, तो औद्योगिक नीति लाई गई, भारत की पहली औद्योगिक नीति यहाँ पे लाई गई। और ये जो है पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हुए। तो बस आप इतना याद रखिए, जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगा उसका मैं विस्तृत आपको बताते जाऊँगा कि क्या क्या हुआ था। उसके बाद आएंगे 1949 में, तो 1949 में आरबीआई का अधिग्रहण किया गया। तो ये क्या होता है, आरबीआई जो था 1935 में बन गया था, एक बैंक था बेसिकली। अभी जो आरबीआई को जितना पावर है उस समय उतना पावर नहीं था, वो गैर सरकारी संगठन था, गैर सरकारी बैंक था, प्राइवेट बैंक था। और इसका जो है राष्ट्रीयकरण किया गया 1949 में, और किसके अनुरोध पे, तो यंग एंड हिल्टन कमेटी के अनुरोध पे। आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके अनुरोध पे, तो बस आपको यही सब याद रखना है। उसके बाद सीधा आगे बढ़ते हैं हम लोग, नाते 1950 में। तो 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन मतलब योजना आयोग का जो है गठन किया गया। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, योजना आयोग कैसे बना, क्या क्या इसका इतिहास थोड़ा सा रहा, यहाँ पे एक एक चीज़ को हम लोग फोकस करते हैं। तो इसको जो आइडियोलॉजी मिला योजना आयोग का, वो रशिया के ग्रॉस प्लान से ली गई थी। और भारत की पहली योजना आप सभी को पता होगा 1951 से 1956 तक चला। तो 1 अप्रैल को जो है हम लोग का योजना वर्ष का स्टार्टिंग होता है, 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956, 5 साल होता है, जिसे पंचवर्षीय योजना चलता आ रहा था उस समय तक। तो ये सारी चीज़ जो जितने भी योजना है उसको हम लोग अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग मेन इस पे फोकस करते हैं कि क्या हुआ था। तो ये सारी चीज़ हुआ, पहली योजना आ गई उस समय। उसके बाद देखते हैं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय काल जो था अभी हाल में 2012 से लेकर 17 था, बेसिकली यही चलता था, 5 साल का योजना जो है आयोग चलता था। तो यहाँ पे देखते हैं कि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग गठित कर दिया गया। तो ये भारत का सबसे बड़ा जो है अभी तक चेंज किया गया, ये बहुत बड़ा फैसला है, इसको आपको याद रखना है। नीति आयोग हो गया 1 जनवरी 2015 को। और ये इस नीति आयोग का अगर आपको फुल फॉर्म याद रखना है नीति से, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया, इसे आप याद रख सकते हो। तो यहाँ पे बात करते हैं कि योजना आयोग की तरह ये भी है, इतर संवैधानिक है, ठीक है, मतलब किसी भी अनुच्छेद के अनुसार इसको नहीं बनाया गया है, ये बाध्य नहीं है संविधान से, इसको आप इतना ही याद रखिए, इससे ज़्यादा आप इस पर कंफ्यूज नहीं होना है। हम लोग देखते हैं कि पहली योजना जो आया है 1951 से 56 तक, तो हेराल्ड डोनर जो अर्थशास्त्री थे उसके मॉडल पर आधारित था। कभी कभी डायरेक्टली पूछ देता है, तो आपको ये याद रखना है। उसके साथ साथ देखते हैं, और इसके केंद्र में कृषि था, मतलब जो थीम था, जो विषय वस्तु था वो कृषि था। उसी तरह का सेकंड की बात करूं तो सेकंड की जो विषय वस्तु था वो हैवी इंडस्ट्री मतलब भारी उद्योग ये सब था। और उसका जो है जो आधार जिस पे बेस पे बनाया गया था वो प्रशांत चंद्र महानोबोलिस। तो आपको ये 2 कम से कम याद रखना है। और हम लोग जब पंचवर्षीय योजना पूरी जितने भी अभी तक का हुए उसको हम लोग स्पेशल टॉपिक में पढ़ेंगे, तो मैं आपको और विस्तृत तरीके से इस सबको बताऊंगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं 1952 में, तो स्वतंत्र भारत के पहले आम चुनाव। तो इससे पहले जो सरकार चल रही थी वो संविधान सभा की सरकार के रूप में थी, जो 1946 में गठित थी। तो इस तरह से ये चीज़ें हो रही थी। और अगर आपको पूछा जाए, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसकी अनुशंसा पे संविधान सभा का गठन हुआ था, तो कैबिनेट मिशन 1946 के अनुशंसा पर। तो ये आपको याद रखना है। तो ये हुआ 1952 में प्रथम भारत के पहले आम चुनाव हुआ था, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 1952 में, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम मतलब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान, ये जो है भारत के सभी जिले में जो है फोर्ड फाउंडेशन के द्वारा मदद चलाया जा रहा था। और हर जिलों में तकरीबन 1 करोड़ रुपए ये देता था। अब आते हैं यहाँ पे 1954 में चाइना के साथ जो है आप सभी को पता होगा कि पंचशील समझौता हुआ था। तो इसको जो बोलते हैं, ये इसका जो उद्देश्य है शांतिपूर्ण सहचर्य था। ये जो है जब चाइना ने तिब्बत पर आक्रमण किया और तिब्बत को अपने एरिया में मिला लिया, तो बेसिकली इंडिया अपनी सिक्योरिटी के लिए ये चाहता था कि चाइना यहाँ पे हम लोग का जो है भूभाग पर हमला ना करे और हम लोग आपसी सहयोग से जो है अच्छे से रहें। इस उद्देश्य से 1954 में जो है ये जो है पंचशील योजना चलाया गया था। तो पंचशील ये चलाया गया था, और ये जो
उतना सफल नहीं रहा, उसके बारे में मैंने आपको स्पेशल अलग से इंडिया और चाइना का क्लास लिया। आप चाहो तो देख सकते हो, इंडिया और चाइना रिलेशन के बारे में पूरे डिटेल से मैंने बताया है, तो आप चाहो तो वो चीज़ वहाँ पे जा सकते हो। तो इसको ज़्यादा नहीं पढ़ते, यहाँ पर यहीं पे ख़त्म करते हैं। यहाँ पे देखते हैं 1955 में। 1955 में तमिलनाडु में आवड़ी सम्मेलन हुआ। अब ये क्या चीज़ है उसको हम लोग बहुत अच्छे से मैं आपको बता दूंगा, अभी सिर्फ आप ये डेट याद रखिए और ये याद रखिए। यहाँ पे देखते हैं 1955 में, और जो आपको ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको अच्छे से बताते हैं, याद रखिएगा इसको, कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो अभी एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो अभी है, वो पहले था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसको भी राष्ट्रीयकृत किया गया, इसका भी अधिग्रहण किया गया 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। तो ये आपको याद रखना है। उसी के साथ साथ इसके जस्ट एक साल बाद 1956 में LIC का अधिग्रहण हो गया, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ कॉर्पोरेशन, जो आप सभी को पता होगा, तो इसका भी 1956 में अधिग्रहण हो गया। इसके बाद आते हैं 1953 में। तो भारत की आज़ादी के बाद भाषाई आधार पर जो है भारत जब आज़ाद हुआ तो उस समय जो है बहुत सारे जगहों में अपने अपने राज्य की, अपने अपने स्टेट की मांग उठने लगी, और मांग इस तरह उठ रही थी कि सबको अपनी भाषा के आधार पे जो है स्टेट चाहिए था। मतलब जहाँ पे जिस जनता पे जो भाषा का बाहुल्य था उसको अपने हिसाब से वहाँ पे वो स्टेट चाहिए था। लेकिन नेहरू ये नहीं चाहते थे कि सभी जो जितने भी राज्य है वो ऐसे भाषाई आधार पर बट जाए, ये नेहरू जी नहीं चाहते थे। लेकिन ऐसा हुआ क्या कि आंध्र प्रदेश में जो है बहुत बड़ा आंदोलन चलने लगा, और ये पोट्टी श्रीरामुलु जो नेता थे इन्होंने आमरण अनशन किया और 56 दिन तक अनशन किया, लेकिन 56वें दिन में इनकी मृत्यु हो गई थी पोट्टी श्रीरामुलु की। तो इसके बाद सरकार पे इतना दबाव बन गया कि इनको जो है आंध्र प्रदेश को पहला भाषाई आधार पर पहला राज्य बनाया गया 1953 में। आपको ये डेट याद रखना है। तो ये चीज़ हो गया यहाँ पे। उसके बाद 1956 में पहला राज्य पुनर्गठन आयोग जो है फजल अली की अध्यक्षता में गठित किया गया, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आते हैं 1957। तो 1957 में ये क्या हुआ, भारत ने डेसिमल सिस्टम को अपनाया। तो इससे पहले जो है भारत अनप सिस्टम पे चलता था, 16 पे बेस्ड था, लेकिन 1957 के बाद डेसिमल सिस्टम को अपनाया गया था। अब आते हैं 1957 में। तो यहाँ पे आज है कश्मीर भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट बना, संवैधानिक हिस्सा हुआ। कश्मीर का संविधान अलग से, इसको आर्टिकल जो 370 आप सभी को पता होगा, जो कश्मीर का आर्टिकल है 1957 में जोड़ा गया। तो इसके बारे में हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे कि ये है क्या। अभी हम लोग डेट के हिसाब से इसका घटनाक्रम पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में सब चीज़ बता रहा हूँ। तो ये क्या हुआ, कश्मीर को एक अलग विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। उसके साथ साथ इस आर्टिकल 370 में उन लोगों को कुछ विशेष जो है शक्ति प्रदान है। तो ये सारी चीज़ हो गया 1957 में जो है कश्मीर को आर्टिकल 370 दिया गया, जिसको संक्रमणकालीन उपबंध कहा जाता है। अब 1958 में DRDO का गठन हुआ। तो DRDO का क्या हुआ, इसका मुख्यालय है बेंगलोर में, और DRDO मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हो गया आपका। अब आते हैं हम लोग 1960 में क्या हुआ। तो 1960 में ये जो है बॉम्बे जो राज्य था, अभी आपका जो मुंबई है वो पहले बम्बई था, आप सभी को पता होगा। तो वो जो अभी एक सिटी है, लेकिन पहले क्या है, अभी जो है महाराष्ट्र के अंदर आता है, लेकिन पहले 1960 में ये था कि बॉम्बे बेसिकली एक स्टेट था जो टूट कर दो भागों में बंटकर गुजरात और महाराष्ट्र दो राज्य बने। मतलब आप सोच सकते हो कितना बड़ा रहा होगा। तो ये है बॉम्बे टूटकर गुजरात और महाराष्ट्र दो राज्य बना 1960 में। उसके बाद आते हैं 1962 में। तो 1962 में इंडिया चाइना वार, या इसको साइनो इंडियन वार भी बोलते हैं, तो ये 1962 में हुआ। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका पूरा हिस्ट्री आपको अगर पूरा बैकग्राउंड क्लियर करना है तो आप जाके देख सकते हो। मैंने इंडिया चाइना रिलेशनशिप का अलग से क्लास बनाया हुआ है। अभी हम लोग डेट लाइन में यही याद रखते हैं कि 1962 में इन दोनों के बीच वार हुआ था। उसके बाद आते हैं 1965 में। तो 1965 में हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, और इसमें एक ये घटना हुई कि जो है ताशकंद समझौता करने गए थे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री की वहीं मृत्यु भी हो जाती है, फिर उनका जो है शव इंडिया लाया जाता है। तो ये सारी घटनाएं भी 1965 में हुआ था। उसके बाद आते हैं 1966 से 1969। तो भारत को दो युद्ध के बाद और दो प्रधानमंत्री होने के बाद एक मतलब स्टेबल हो गया था, भारत अनस्टेबल हो गया था, अस्थायी हो गया था। तो 1966 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, और 1966 से 69 तक 5 ईयर
प्लान मतलब जो पंचवर्षीय योजना है उसको बंद करके 3 वर्षीय योजना चलाई गई थी, क्योंकि ये हम लोग की जो इकोनॉमी है, आर्थिक व्यवस्था है, वो ख़राब हो गई थी। तो इकोनॉमिकली स्टेबल होने के लिए, आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखा गया था। और इससे पहले जो योजना थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना, वो बहुत बुरी तरह असफल रही थी 1961 से लेकर जो 1966 तक चली थी पंचवर्षीय योजना तीसरी, वो बहुत बुरी तरह से असफल रही थी, इसलिए ऐसा कदम उठाया गया था। इसके बाद आते हैं यहाँ पे 1969 में। तो 1969 में 14 बैंकों का अधिग्रहण किया गया। ये बहुत बड़ी जो है उपलब्धि थी उस समय की। और इन सारे बैंकों का जो टर्नओवर था ऑलमोस्ट 50 करोड़ था। आप चेक कर लीजिएगा, मुझे याद आ रहा है कि ऑलमोस्ट 50 करोड़ था शायद। आप चेक कर सकते हो। तो 50 करोड़ जितने भी बैंकों का, बड़े बैंकों का जो था, वो जो था 14 बैंकों का अधिग्रहण इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी जी थी। तो जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए थे। वो सब हम लोग इसी क्लास में देखने वाले हैं। तो ये हो गया आपका 1969 में। एक तो 14 बैंकों का अधिग्रहण किया गया, 14 बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया। और 1969 में प्रिवी पर्स की समाप्ति, मतलब पहले जो राजा रजवाड़े थे, जिनको सरकार की तरफ से कुछ भत्ता, पेंशन, ये सब मिलता था, तो उनको इंदिरा गांधी जी ने ये कहा था कि अब भारत आज़ाद हो गया और सभी नागरिक, भारत के सभी नागरिक जो है समान है। कोई राजा, कोई प्रजा ऐसी ना, कोई चीज़ नहीं है, सभी इक्वल है। इस तरह से इनको जो है बंद करा दिया गया था प्रीवी पर्स, जिसको कहा जाता है। अब आते हैं 1969 में। तो 1969 यहाँ पे थोड़ा सा अपडेट्स सुधार लीजिएगा। ये एक्चुअल में 66 to 67 है। इसमें जो है हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन जो बोलते हैं, तो इंदिरा गांधी ने इनको लाया था, क्योंकि उस समय जो है बहुत भूखमरी आ गई थी और अच्छे से फसल वसल भी नहीं हो रहा था। तो इन्होंने जो है MS स्वामीनाथन जो कृषि मंत्री थे, उनसे मिलकर जो है मैक्सिको के डॉक्टर जो थे, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, तो वहाँ से हाई यील्ड सीड मंगवाए। और गेहूं की जो है फसल में सबसे बड़ी सफलता मिली। ग्रीन हाउस जो हरित क्रांति जो है, उस पर गेहूं की फसल पे जो है बहुत बड़ी सफलता मिली थी। और ये जो है लगभग आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन में, उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र में, इसकी जो है उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र में जो है ये बहुत बड़ी इनको सफलता मिला था ग्रीन हरित क्रांति में, ग्रीन रिवॉल्यूशन में। तो उसके बाद हम लोग आते हैं। तो अगर आपको इसको याद रखना है ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में और कुछ चीज़, तो आपको ये याद रखना कि ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति का जो नाम दिया था वो विलियम गॉड ने दिया था। और इस पे जो शोध किए थे वो थे मैक्सिको के डॉक्टर, एक तो नॉर्मन बोरलॉग हो गए, और इंडिया में अगर देखा जाए तो MS स्वामीनाथन। ठीक है। उसके बाद देखते हैं हिमाचल प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी का जो है ये जो है एक्सपेरिमेंट किया गया था, जो सक्सेसफुल हुआ और पंजाब, हरियाणा एवं वेस्ट यूपी में सीधे प्रभाव में दिखा गया था। तो अभी जो वर्तमान में जो चल रहा है, ग्रीन रिवॉल्यूशन 2 चलाया जा रहा है, क्योंकि ये जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हरित क्रांति 1 था, वो नॉर्थ एरिया को ही कवर कर रहा था, इधर के मिड के एरिया को और साउथ में उतना इसको जो है अच्छे से नहीं किया गया था। तो इसको जो है सभी एरिया में, इंडिया के सभी क्षेत्रों में लाने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन 2 जो है चलाया गया है। और इसमें भी छत्तीसगढ़ भी शामिल है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखी गई है, आप याद रख सकते हो। उसके बाद हम लोग आते हैं, यहाँ पे आते हैं हम लोग 1971 में। तो 1971 में आप आइए, 1971 में जो है इंडो पाक वार होता है। तो यहाँ पे देखते हैं 1971 इंडो पाक वार। तो बांग्लादेश का निर्माण जो है इस समय हुआ था। तो बांग्लादेश जो था उस समय जो था पूर्वी पाकिस्तान होता था। बांग्लादेश अभी जो जैसा बांग्लादेश है वो ऐसा नहीं था, वो पाकिस्तान का हिस्सा था। तो ये हो गया। अब यहाँ पे जो था बांग्लादेश का निर्माण कैसे हुआ, मुजफ्फर बिन रहमान जो है बंग बंधु जिनको बोलते थे, तो इनके लीडरशिप में जो है बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी चल रही थी बांग्लादेश को आज़ाद करने के लिए। तो इनके सपोर्ट में इंडिया भी इनके सपोर्ट में थी। और 1971 के वॉर के बाद शिमला शांति समझौता हुआ था। ठीक है। तो इस तरह जो है 1971 में इंडो और पाक का युद्ध हुआ और बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिली और उनको जो है अलग से देश बनाया गया था। तो 1959 में हमने डेडलाइन में एक और आप जोड़ लीजिएगा,
थोड़ा सा छूट गया था, मैं इस पे ब्लॉग बना के लिख लिया हूँ। तो 1959 में जो है नागौर राजस्थान में आपका भारत की पहली पंचायती राज का उद्घाटन हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था लाई गई थी 1959 में बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन में पूरे भारत में। तो त्रि स्तरीय प्रणाली अपनाई गई थी आपका, ठीक है। तो इसको याद रखना है, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर या और हो गया तीसरा जो है आपका ग्राम स्तर। तो ग्राम स्तर में ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर में जनपद पंचायत और जिला स्तर में जिला पंचायत। इस तरह से जो है तीन स्तरीय जो है प्रणाली लाई गई थी। और सबसे पहले जो है राजस्थान के नागौर जिले में इसको जो है लागू किया गया था। तो ये जो था इसका जो है 1959 में ये जो है इसको जो है संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। इसको बहुत सारे राज्यों ने मनमानी की, जिसको अपनाना था वो, जिसको लाना था वो लाए, और जो नहीं लाना चाहते थे जो राज्य, वो नहीं ला रहे थे। तो इसके बाद आगे इसमें जो है संवैधानिक मान्यता 1993 में मिलता है और 73वें जो है संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को 1993 में संवैधानिक दर्जा मिल जाती है। उसके बाद ये हो जाता है कि सभी को बाध्यता रहती है, सभी राज्य को, कि आपको पंचायती राज अपनाना ही है। तो इसलिए इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो ये सारी चीज़ हो गई। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि 1972 में, तो 1972 में ये हुआ कि जो बंगाल टाइगर को जो है राष्ट्रीय पशु का जो है दर्जा दिया गया, और इससे पहले जो है लायन जो है राष्ट्रीय पशु हुआ करता था। 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट जो सैटेलाइट है, भारत का प्रथम सैटेलाइट था, तो ये जो है लॉन्च किया गया था। उस समय हम लोग के पास लॉन्च पैड भी नहीं था। तो ये जो है आपका रसिया से जो है लॉन्च किया गया था। तो आपको ये याद रखना, ये जो है भारत का पहला सैटेलाइट था। उसके बाद आते हैं 1975 में। तो 1975 में जो है भारत में इमरजेंसी लगी थी, और ये जो है आंतरिक अशांति के कारण इमरजेंसी लगी थी। आर्टिकल नंबर 352 से ये जो है इमरजेंसी लगाई गई थी। अब देखते हैं 18 मई 1974 को क्या हुआ था। प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था, ठीक है। और इसका जो नाम था स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन था। और भारत में ये जो है 8 किलो टन का जो है, लगभग 8 किलो टन का जो है एक परमाणु बम का परीक्षण चल रहा था। इसके जो डायरेक्टर थे डॉक्टर होमी थे, और ये जो है जगह राजस्थान के पोखरण में ये परीक्षण हुआ, ये सफल रहा था। तो इसको आपको याद रखना है। उसके बाद ये सब जो भी घटनाएं हो रही हैं वो इंदिरा गांधी जो पीएम थी इन समय ही हो रहा है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े चीज़ जो है लाए थे। इसके बाद हम लोग आते हैं 1977 में, फिर आम चुनाव होता है, और इसमें जो है जेपी नारायण के प्रभाव से इंदिरा गांधी हार जाती है। एक्चुअली ये क्या होता है कि जब 1975 में इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाती है, तो बहुत जो है इनका विरोध होता है और बहुत सारे नेता इनसे खफा हो जाते हैं इंदिरा गांधी से, और साथ साथ बहुत कि लोगों की जो भावनाएं भी आहत होती है, और बहुत सारे जो है मंत्रियों को बिना किसी सूचना के डायरेक्टली गिरफ्तार करके महीनों तक, हफ्तों तक जेल में रखा गया था। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, जिसके कारण जो जेपी नारायण के प्रभाव से इसका नाम था जयप्रकाश नारायण। तो ये गांधीवादी थे, ये स्वयं पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते थे। इन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में जो है मोरारजी देसाई को चुना था। तो ये जेपी नारायण के प्रभाव से इंदिरा गांधी हार जाती है, और 1978 में पहली बार ऐसा होता है कि भारत में कोई नॉन कांग्रेसी सरकार बनती है। तो उस समय जो प्रथम नॉन कांग्रेसी सरकार के जो प्रधानमंत्री बनते हैं आपका मोरारजी देसाई, जनता पार्टी से, और इनका नाम था जनता पार्टी, और ये थे महाराष्ट्र के थे ये, ठीक है। तो आपको याद रखना है उस समय जो है ये जो है उस समय जो है उप प्रधानमंत्री जो है चौधरी चरण सिंह ये बनते हैं। उसके बाद देखते हैं कि 1978 में जनता सरकार द्वारा ट्राई श्रम योजना लाई गई। 5 ईयर प्लान को ख़त्म करके 2 साल का रोलिंग प्लान बनाया गया, ठीक है। तो ये जो रोलिंग प्लान था ये चला 1978 से 1980 तक जनता पार्टी सरकार के द्वारा। और 1978 में भारत में पहली बार विमुद्रीकरण भी किया गया था, जो अभी हाल ही में जो आपको याद रखना है विमुद्रीकरण हुआ है। तो आपको ये क्वेश्चन तो थोड़ा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, क्योंकि इससे पहले भी भारत में विमुद्रीकरण हो चुका है। तो आपको याद रखना 1971 में भारत में पहली बार विमुद्रीकरण हुआ था, आज़ाद भारत में पहली बार, और जनता पार्टी सरकार वही मोरारजी देसाई सरकार थे। तो उस समय नोट चला करता था 5000 से 10,000। तो 5000 और 10,000 के बड़े नोटों को बंद कर दिया गया
और इसकी जो मार्केट में जो है सर्कुलेशन था बहुत कम था, क्योंकि 5,000-10,000 लोग अपने जो है लोग अपने पास कम ही रखते थे। तो इस तरह से इसका 1.8% था। तो इतना बड़ा वहाँ पे हंगामा या इतना बड़ा यहाँ पे वहाँ पे कुछ चीज़ ऐसा नहीं हुआ, असुविधा ऐसा नहीं हुआ जिस जैसा कि अभी हाल में ही जो विमुद्रीकरण हुआ था उसमें हुआ था। तो ये सारी चीज़ हो गई। तब प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, जनता पार्टी के थे, और ये सारी चीज़ मैंने लिखा। अब क्या होता है, ये जो मोरारजी देसाई थे वो इनका जो है सरकार पे अच्छे से समन्वयन ये नहीं कर पाते। इनका जो है बहुत सारे नेताओं से बनता भी नहीं था, और अंततः ये होता है कि इनकी जो सरकार है वो गिर जाती है, नहीं टिक पाती। उनके बाद 1980 में इंदिरा गांधी सत्ता में वापसी फिर से होती है इनकी। उनके बाद देखते हैं 1982 में, तो 1982 में नाबार्ड का गठन हुआ, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, अगर हिंदी में बोले तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसका जो है 1982 में गठन हुआ। तो ये जो है कृषि के लिए बहुत बड़ा बैंक है, आपको याद रखना है। तो इसके बाद आते हैं, ये सारी चीज़ें हो गया। उसके बाद 1983 में जो है IGMD प्रोग्राम चला, जिसके तहत डॉक्टर अब्दुल कलाम की लीडरशिप में अग्नि, पृथ्वी, आकाश, नाग जैसी मिसाइल का जो है डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया था। तो ये सारी चीज़ें हुआ। उसके बाद 1969 में आप अपडेट कर लेना, मैं भूल जाता हूँ तो मैं बॉक्स में करके लिख लेता हूँ। वहाँ पे जो है इसरो का भी स्थापना हुआ था, ये आपको बेसिकली सबको पता होगा। इसके बाद आते हैं 1984 में। तो 1984 में हम लोग भारत के जो है लोग मतलब राकेश शर्मा जो है चांद पर गए थे। तो चांद पर पहले जाने वाले भारतीय बने राकेश शर्मा। और इनकी एक छोटी सी घटना ये हुई कि जब ये चांद पर थे तो इंदिरा गांधी ने इनसे बात की थी। तो जब इंदिरा गांधी ने इनसे पूछा कि वहाँ से भारत कैसा दिखता है, तो इन्होंने बस एक ही वर्ड कहा था कि एक ही जो है लाइन कहा था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये जो वीडियो है आप यूट्यूब में भी देख सकते हो, ये बहुत फेमस वीडियो है, आपको वो दिख जाएगा। तो ये हुआ 1984 में। उसके बाद आते हैं 1984 में ही, तो आप ऑपरेशन ब्लू स्टार जो हुआ था, तो स्वर्ण मंदिर में जो है आपको ये जो है आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, तो चलो मैं आपको इसके बारे में अच्छे से बता देता हूँ कि जो ऑपरेशन ब्लू स्टार ये हुआ था, तो ये पंजाब में आपको पता होगा कि जो स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में, तो वहाँ पे जो है सिखों के द्वारा जो है खालिस्तान की मांग होने लगी थी। अपना अलग से देश इन लोग चाहते थे। और अकाली दल के जो नेता थे जनरल सिंह भिंडरावाले, उनका जो है ये बेसिकली कहा जाए तो ये अड्डा बन गया था। वहाँ पे हथियार रखना और बहुत सारी जो है अमानवीकृत घटनाएं हो रही थी, किसी को भी मार देना, किसी को भी डरा धमका देना, ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो इनको जो है मंदिर से खदेड़ने के लिए और ये सारी जो भी घटनाएं हो रही थी उनको जो है भगाने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया। और यहाँ पे सैन्य कार्रवाई किया गया, और यहाँ पे आर्मी की मदद से इनको जो है जनरल सिंह जो भिंडरावाले थे उनको मार गिराया गया था। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। इनसे जो है काफ़ी सिखों की जो है भावनाएं आहत भी हुई थी, और देश में जो है आंतरिक अशांति का जो है माहौल भी बहुत फैला था। तो ये बहुत फेमस है ऑपरेशन ब्लू स्टार। और इसके बारे में आप चाहो तो नेट में पढ़ सकते हो, यूट्यूब में आपको इसके वीडियोस भी बहुत मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे आते हैं कि 1984 में ये सारी होती हैं। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद ही इंदिरा गांधी की जो है हत्या भी हो जाती है। तो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो है 1984 में फिर राजीव गांधी की सरकार आती है। अब यहाँ पे देखते हैं कि 1985 में गंगा एक्शन प्लान लाया गया था, जिसको शॉर्ट में गैप भी बोलते हैं। तो इसमें जो है गंगा तलहटी जो है यहाँ पे क्या लिखा है, गंगा तलहटी निवास प्राधिकरण योगा और विकास प्राधिकरण योगा, गलत लिखा गया यहाँ पे, तो ठीक है, तो इसको आप अपडेट कर लीजिएगा। तो 2014 में और नमामि गंगे लाया गया है अभी गंगा को साफ करने के लिए। बेसिकली गंगा की के जो आसपास के जो है नदी नालों को साफ करने के लिए ये जो है योजनाएं चलाई गई थी। इसके बाद आते हैं हम लोग 1985 में। तो 1985 में दल बदल कानून को भारत के संविधान के 10वें अनुसूची में जोड़ा गया था। तो जब हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो ये चीज़ क्या है, इसकी क्या क्या इसकी खासियत है, वो सब चीज़ हम लोग स्पेशल इसको अलग से पढ़ेंगे। अभी बस आप ये डेट याद रखिए और ये चीज़ याद रखिए, इसको हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, जब मैं स्टार्ट करूँगा। तो उसके बाद आते हैं 86 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बना गया। 87 में गोवा, आप ये याद रखिए, 1987 में जो है गोवा भारत का 25वां राज्य बन जाता है।
तो ये होता है 1987 में। तो आप सभी को पता है कि 26वां राज्य छत्तीसगढ़ बना था। तो इससे पहले अगर 25वां राज्य पूछा जाए तो गोवा, और 1987 में। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद आते हैं 1989 और 90 में के बीच। तो राजीव गांधी सरकार अल्पमत हो गई और वीपी सिंह जो है भारत के प्रधानमंत्री बन गए थे इस समय। और उन्होंने 1987 में मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन से 27% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए करने का प्रयास किया था, लेकिन इसका जो है बहुत भारी विरोध हुआ था। फिर अंततः भारत में ओबीसी रिजर्वेशन पर पहला आयोग बना काका कालेकर आयोग। तो अगर आपको ओबीसी रिजर्वेशन पर आयोग पूछा जाए तो आपको नाम याद रखना है, काका कालेकर आयोग, बस ये याद रखना है। उसके बाद जब हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो आपको एक एक चीज़ अच्छे से बताया ही जाएगा, उसका टेंशन मत लीजिए। इसके बाद आते हैं हम लोग 1985 टू 1990। तो भारत की इकोनॉमी बिगड़ गई थी, जिसको सुधारने के लिए राजीव गांधी ने रिफॉर्म्स ट्राई किए, जो कि जो है फेल हो गया था। ये तो छोड़िए, यहाँ पे कुछ है नहीं। यहाँ पे आते हैं 1991 में। तो 1991 में जो है चुनाव प्रसार में पेरम्बलूर जो है तमिलनाडु में के पास, तो वहाँ पे जो चुनाव प्रसार करने के लिए गए तो राजीव गांधी की जो है मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पे देखते हैं 1991। तो ये यहाँ पे बहुत सारी चीज़ होती है, आपको अच्छे से याद रखना है, और जो भी चीज़ मैं बताऊँगा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उस समय जो थे प्रधानमंत्री बने नरसिम्हा राव। तो ये जो है नरसिम्हा राव जो प्रधानमंत्री बने हैं, और फाइनेंस मिनिस्टर जो थे मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह उस समय जो है जो हमारे देश की आर्थिक जो है अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी, और हम लोग जो है बहुत जो है वीक हो गए थे, इकोनॉमिकली बहुत वीक हो गए थे। तो प्रधान जो अभी जो है फाइनेंस मिनिस्टर उस समय जो थे मनमोहन सिंह, तो उन्होंने सिंपली ये कहा कि जब तक एलपीजी पे सुधार नहीं किया जाएगा हमारे देश में, तब तक हम लोग इस जो है चक्रव्यूह से उबर नहीं पाएंगे। तो उनका ये मानना था। तो वो जो है बहुत बड़े काम किए मनमोहन सिंह ने, बहुत बड़े काम यहाँ पे किया था, क्योंकि उसको उस समय जो हम लोग घिरे हुए थे उनको ये उबारे थे। तो एलपीजी बेसिकली क्या होता है, एल फॉर लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण, और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन और भूमंडलीकरण इसको बोलते हैं हिंदी में, और जो है पी फॉर जो है प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण। तो इस तरह हो गया एलपीजी। तो इसमें क्या हो गया, उदारीकरण, इसलिए इसको ये कहा गया कि परमिट राज और कोटा राज को समाप्त किया गया। मतलब कोई भी अगर आपको बिजनेस करना पड़ता था तो तरह तरह की लाइसेंस लेना पड़ता था, तरह तरह की सरकार से परमिट लेना पड़ता था। तो इतना टफ था कि लोग जो है अच्छे से बिजनेस भी नहीं कर पाते थे, तो जिससे देश के अर्थव्यवस्था पर भी जो है प्रभाव पड़ रहा था। तो वो सारी चीज़ को पूरी तरह से ख़त्म किया गया। उसके साथ साथ प्राइवेटाइजेशन, आप सभी को पता होगा कि 1991-2 से पहले कोई भी आपका जो है जैसे कि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज या प्राइवेट कोई भी संस्था आपको नहीं दिखती थी। जो भी चीज़ था पूरा गवर्नमेंट पे नियंत्रण था। तो उसको जो है पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन किया गया, निजी लोग को जो है प्राइवेट आर्थिक क्षेत्र में प्रवेश होने के लिए जो उनको जो है अनुमति दिया गया था। इसके बाद आता है ग्लोबलाइजेशन। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है, इसके बिना जो है कोई भी देश की जो अर्थव्यवस्था मजबूत हो ही नहीं सकती। ये जो होता है भूमंडलीकरण जिसको बोलते हैं, तो विदेशी कंपनियों के लिए बाजार खोल दिया जाता है, तो ताकि जो है फॉरेन डायरेक्ट इंडेक्स जिसको एफडीआई बोलते हैं ये आ सके, मतलब विदेशी मुद्रा आ सके। तो सरकार की जो बिगड़ी अर्थव्यवस्था जो थी, इसको 1992 तक जो है 5 साल प्लान को रोक दिया गया था, और आर्थिक सुधारों के लिए जो है एलपीजी लागू किया गया था, और रुपए का अवमूल्यन किया गया यहाँ पे। तो रुपए का अवमूल्यन क्या हुआ है, मतलब जो डॉलर के साथ जो रुपए का जो वैल्यू होता है, रुपए को घटा दिया जाता है, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात हो और आयात जो है कम हो। ठीक है, तो इसलिए जो है रुपए का अवमूल्यन किया जाता है। तो उस समय जो रुपए का अवमूल्यन भी किया गया था। तो ये सारी घटनाएं होने लगी, और 1991 में जो एलपीजी लागू हो गया और भारत में प्रारंभ हुआ। भारत WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर बना। तो ये जो है WTO का मेंबर बनने के लिए भी ग्लोबलाइजेशन करना हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये सारी चीज़ें घटनाएं हुई, ये जितने भी बताऊँ बहुत इंपॉर्टेंट हो, आप सभी को आपको याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे आते हैं कि 1992 में फिर से शुरू किया गया पंचवर्षीय योजना को, 5 ईयर प्लान को। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद आते हैं 6 दिसंबर 1992। तो बाबरी मस्जिद जो जिसका ढांचा गिरा दिया गया ऊपर का, तो ये जो है 1992 में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा दिया गया। तो अगर आपको पूछा जाए कि बाबरी मस्जिद का निर्माण किन्होंने किया था, तो बाबर के सेनापति जिनका नाम
मीर बाकी था, उन्होंने जो है बाबरी मस्जिद को बनाया था। तो ये सारी घटनाएं हो गई उस समय तक। उसके बाद 1993 में आपको 1959 में जब बताया था तो उसको वहाँ पे भी बता दिया था। यहाँ पे भी थोड़ा देख लेते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं को एक्ट का दर्जा दिया गया, मतलब पूरी तरह से कानून बना दिया गया, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। और अनुच्छेद जो है 70 यहाँ पे आर्टिकल नंबर जो है 73 जो है संविधान, यहाँ पे सॉरी 1993 संविधान संशोधन जो हुआ था, तो संविधान संशोधन 73 के तहत 73 के तहत जो है अमेंडमेंट 73 के तहत 1993 में जो है पंचायती राज को जोड़ा गया। ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं 1991 टू 96 पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बने। ये चीज़ तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे आते हैं 1996 के बाद 1999 की। तो ये जो है थोड़ा उतार चढ़ाव का दौर रहा। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 3 बार प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी जी, और एक फर्स्ट टाइम बने 13 दिन के लिए, उसके बाद बने 13 महीने के लिए, और फिर लंबी सरकार इनकी चली थी। तो ये सब हो गया। उसके बाद देखते हैं आगे। तो 1997 में राष्ट्र जो है इंद्र कुमार गुजराल की लुक इजी पॉलिसी चली थी। यहाँ पे आते हैं 1999 में। तो 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी 1999 टू 2004 तक 3 बार नॉन कंजिक्यूटिव जो है ये जो है नॉन कंजिक्यूटिव पीएम बना। 1999 से 2000 तक का कार्यकाल लंबा और स्टेबल रहा। जिस संगठन ने सरकार चलाया उसमें जो है बीजेपी की जो है पार्टी जो है सबसे बड़ी थी, और जिस गठबंधन का जो नाम था नेशनल डेमोक्रेटिक गठबंधन था। तो 1999 में जो अटल बिहारी का जो 13 महीनों के लिए पीएम बने थे, तो इस काल में जो है भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण भी हो गया था, जिसको पोखरण द्वितीय के नाम से जो है या ऑपरेशन शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज़ हो गई। अब हम लोग देखते हैं आगे। जहाँ पे देखते हैं 1999, जी हाँ 1999 में फिर किसान क्रेडिट कार्ड जो है आया। उसके बाद देखते हैं 1999 में भी तो मई से जुलाई तक कारगिल युद्ध चला, और 26 जुलाई को ऑपरेशन विजय के तहत ये समाप्त किया गया। इसके बाद आते हैं कि ये 1999 में जो हाईजैक जो है फ्लाइट को जो है हाईजैक किया गया था, IC-841 ये जो है फ्लाइट का नाम हो गया। तो नेपाल से दिल्ली आ रहा था, तो इसको जो है हाईजैक करके गांधार ले जाया गया था, और 3 आतंकवादियों को जो है रिहाई किया गया था इसको हाईजैक करके। उसके बाद ये जो है इसमें जो आतंकवादी जो थे मौलाना मसूद अजहर, तो इन्होंने जो है 2001 में भारतीय संसद पर जो है अटैक किया था। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद आते हैं हम लोग 1999 से लेकर 2004 के बीच। तो ये जो बीच है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की बहुत सी अच्छी जो पॉलिसी थी वो आई। उनमें से जो था सर्व शिक्षा अभियान, स्कूल चले हम, जो इनका स्लोगन था, ठीक है, और दिल्ली मेट्रो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और अमेरिका से जो संबंध बेहतर हुए, ये सारी चीज़ हुई। उसके बाद आते हैं 2002 में। तो 2002 में गोधरा स्टेशन में अयोध्या से आ रही ट्रेन में आग, और 57 कार सेवकों की जो है मौत हो गई थी, और पूरे गुजरात में दंगे का माहौल था। उस समय जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी थे, और ये सारी चीज़ें हो गई उस समय। उसके बाद 2002-03 में लगभग जाके ये दंगा रुका था। 2004 में लोकसभा चुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी ने इंडिया शाइनिंग का नारा दिया था। इंडिया शाइनिंग बेसिकली इनका फोकस शहरों में था, गाँव में नहीं था, इसलिए कहा जा सकता है इसलिए भी कि ये जो है चुनाव हार गए थे। तो ये जो है 2004 में यूपीए की सरकार जो आती है, और यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस इनको बोलते हैं। तो यूपीए 1 की सरकार जो है शुरू हो जाती है, और पीएम जो है मनमोहन सिंह जो है, कांग्रेस जीतता है, मनमोहन सिंह जो है पीएम बनते हैं, और 2004 से लेकर 2009 तक ये जो है चलता है, ठीक है। तो 1980 में जो है इंदिरा गांधी सरकार ने 6 बैंकों का भी अधिक राष्ट्रीयकरण किया था, बीच में छूट किया था, आपको इसको अपडेट कर लेना है। यहाँ पे देखते हैं 2004 में। तो 2004 में ये तो यूपीए 1 की शुरुआत यहाँ पे लिख चुके हैं। उसके बाद आते हैं 2005 में। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन, मतलब ये जो हो गया आपका सूचना का अधिकार जो आया, तो ये जो है 2005 में आया। इसके तहत हम किसी भी सरकारी संगठन या किसी भी सरकारी विभाग से अपना जो है सूचना हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये हो गया सूचना का अधिकार। तो ये एक्ट है, एक कानून है, इसके तहत हम लोग चाहे तो कुछ भी हम लोग जान सकते हैं सूचना के अधिकार के तहत। अब यहाँ पे आते हैं 2005 में ग्रामीण निर्माण योजना
के तहत सॉरी भारत निर्माण योजना ये है लाया गया। तो ये जो है बेसिकली जो है आधारभूत संरचना विकास करने के लिए, मतलब हर गांव में आपका जल, पानी और सफाई, ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ जो आधारभूत चीज़ें जो होती हैं उनके विकास के लिए जो है भारत निर्माण योजना लाया गया था 2005 में। फिर 2006 में 2 फरवरी 2006 को जो है नरेगा का नाम जो है मनरेगा कर दिया गया। तो ये जो है 2 फरवरी 2006 को मनरेगा जो नरेगा अभी मनरेगा है, नरेगा वो जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना, तो ये जो है 2 फरवरी 2006 से लागू किया गया था। पहली बार जो लागू किया गया था ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में, ठीक है। तो 2 फरवरी 2006 को ये लागू हुआ आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में। नरेगा ये उस समय था, वो अब अभी जो है ये मनरेगा है, तो ये चीज़ इसको अभी याद रखिएगा। 2006 में मुंबई में सीरियल ब्लास्ट होता है। 2008 में जो है शांतिपूर्ण न्यूक्लियर डील होता है यूएसए के साथ। न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने में जो है ये सहायता करते हैं, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। इसके बाद आते हैं 2008 में। तो 2008 में देखते हैं 22 अक्टूबर 2008, अगर आप चाहते तो डेट याद रख सकते हो, चंद्रयान प्रथम भेजते हैं और इस मिशन के जो डायरेक्टर होते हैं एम अन्ना दुरई, ठीक है। उसके बाद 26/11/2008 सबको पता होगा मुंबई में हमला होता है। अब आते हैं 2009 में। तो 15वीं लोकसभा के चुनाव कांग्रेस की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है और यूपीए 2 की शुरुआत होती है। और इस समय जो है राइट टू एजुकेशन जो 86 अमेंडमेंट 2002 में जब आया था, 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो आया था राइट टू एजुकेशन, इसको अच्छी तरह से जो है लागू किया गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हो गई यहाँ पे। अब आते हैं 2010 में। तो 19वां ये जो है 19वां कॉमनवेल्थ जो गेम हुआ था, ठीक है। तो ये कॉमनवेल्थ गेम जब हुआ था ये 2010 में हुआ था, तो ये है दिल्ली में हुआ था। तो ये सारी चीज़ हो गई। तो इस पे जो है आपको सभी को पता होगा कि इसमें बहुत विवाद है, इसमें बहुत जो कॉमनवेल्थ जो घोटाले का, ये सारी चीज़ें इस यूपीए 2 की सरकार थी। अब यहाँ पे देखते हैं 2010-2011 में। तो भारत में क्रिकेट में विश्व कप जीता, आप सबको तो ये पता ही होगा, इसको बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आते हैं 2014। तो 2014 में आते हैं 16वीं लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट में बीजेपी बहुत बड़े बहुमत से जीतती है। 282 सीटों के साथ लोकसभा में स्पष्ट बहुमत इनको मिलता है और 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। मोदी सरकार की जितने भी योजना है आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो मनमोहन सिंह पर लिखी गई जो बुक है, ठीक है, तो संजय बारू की जो बुक है वो द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये बुक लिखी गई है, आप चाहो तो याद रख सकते हो। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और जितने भी मुझे उम्मीद है कि जो भी चीज़ मैं आपको बताया आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ फेसबुक पेज भी आप लाइक करना ना भूलिएगा। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू, गुड बाय।